आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। बांग्लादेश पर आंखें खोलो, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदिरा गांधी की याद दिलाते हुए मोदी सरकार को घेरा। जाकिर हुसैन के निधन से पूरे देश में शोक, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र विपक्षी दलों के सदस्यों ने ईवीएम के विरोध में विधान भवन की सीढ़ियों पर किया प्रदर्शन। सभी मस्जिदों कब्रिस्तान पर सरकार करेगी कब्जा, अयोध्या में कोई नहीं आता जाता, मदनी का बड़ा बयान। पीएम मोदी और अमित शाह के दबाव में काम करती है न्यायपालिका, संजय राउत ने सरकार को बताया संविधान के खिलाफ। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए कहा कि हम म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े हैं, उन्होंने जेएनयू से पढ़ाई की है, उनकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है लेकिन करतूत अच्छी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में विभाजित किया, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया है। इस देश का गौरव दुनिया भर में फैला। बांग्लादेश में आज जो अराजकता चल रही है, कम से कम बीजेपी के लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, वहां के अल्पसंख्यकों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सर, आपने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, आज 16 दिसंबर ये बांग्लादेश का लिबरेशन डे है, जो हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश को लिबरेट करके और 1 लाख लोग, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी कराकर इस देश को बचाया और इस देश की शान पूरे दुनिया में चले गई और सारे लोग और 1 लाख लोगों को बंदी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिनको आयरन लेडी कहते हैं, उसने ये बता दिया अगर हमारे नजदीक अगर कोई आए तो उनकी खैर नहीं, ये उन्होंने बता दिया। और आज वो दिन है बांग्लादेश लिबरेशन, और वहां पर जो गड़बड़ी चल रही है, कम से कम ये लोग आंख खोलकर वहां के माइनॉरिटी को बचाने की कोशिश तो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वे एक सच्चे प्रतिभाशाली शख्स थे, देश उन्हें हमेशा इसी रूप में याद करेगा। उन्होंने आगे लिखा कि उस्ताद जाकिर हुसैन ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी। नहीं, जाकिर हुसैन ने इस देश का भी नाम रोशन किया है संगीत के क्षेत्र में, और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है, और संगीत के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये दुखद है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज महाराष्ट्र विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया और चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के विरोध में नारे लगाए। प्रदर्शन नागपुर के राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आयोजित किया गया था। राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादासदास दास ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी के नेताओं के प्रदर्शन का नेतृत्व किया। ईवीएम छेड़छाड़ पर कांग्रेस विधायक भाई जगपाल ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग भाजपा की ओर ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कांग्रेस ने देश भर में ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। आप इसे साबित कराइए। आप साबित किए बगैर अगर ये कह रहे कि आप लोग गलत आवाज उठा रहे, तो दैट्स रॉन्ग। चलो, मेरी बात तो 1 मिनट के लिए बाजू में रखिए, कांग्रेस की बात 1 मिनट के लिए बाजू में रखिए। ये वही नरेंद्र मोदी जी है, आज देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन 2012-2013 में ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी जरा पलट के देखिएगा। भाई तथा बहनों, पूरे
दुनिया में बड़े बड़े देशों में नाम देख के, वो बैलेट पेपर में नाम देख के उसके आगे ठप्पा मारा जाता है, ईवीएम से नहीं चलता। मोदी जी, आप ही का कहना है, हम थोड़े कह रहे। और तभी आपको जिस मशीन पे डाउट था, जिस मशीन पे आपको पूरी तरह भरोसा नहीं था, आज कैसे अचानक भरोसा हो गया भाई। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं है, ये बात अडवाणी जी ने भी उठाया था, ये बात जोशी जी ने भी उठाई थी, ये बात सारे लोगों ने उठाई थी। यहां महाराष्ट्र में ये भाजपा के चेले चपाटे सारे लोगों ने उठाई थी, किरीट सोमैया से लेके सारे लोगों ने। तो अब कैसे ईवीएम एकदम से प्यारी हो गई, ये हमारा उनको कहना है। और मैं क्या कह रहा हूं, तुम क्या कह रहे हो, उससे अच्छा जनता अगर ये कह रही है। मार्करवाड़ी का बहुत बड़ा उदाहरण है, लोगों ने वहां निर्णय लिया कि हम बैलेट पे मतदान करेंगे। आपने दहशत फैला के पुलिस को भेज के और वहां इलेक्शन कमीशन के लोगों को भेज के आपने बंद कर दिया। 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली की सड़क पर चलती बस में निर्भया के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। अब निर्भया की मां ने अपना दर्द बयान किया है और बताया कि 12 साल हो गए लेकिन हालात अब भी वैसे के वैसे हैं जैसे तब थे। साथ ही आपको बता दें कि गैंगरेप के 17 दिनों बाद निर्भया जिंदगी की जंग के बाद हार गई थी और 29 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में ही मौत हो गई। निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने में 8 साल का लंबा समय लगा था और साल 2020 में उन्हें फांसी दी गई। देखिए, अगर सच में कहा बताएं या और सच में देखा जाए तो 2012 के बाद और 2024 में कुछ भी नहीं बदला है और हालात खराब हो रहे हैं। उस टाइम तो जिस तरह से सब लोगों ने एकजुट होके एक मूवमेंट बनाया कि नहीं, निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए, बच्चियों को सुरक्षा प्रोवाइड होना चाहिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम होना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, बहुत सारे वादे हुए और शायद कानून बने भी। लेकिन जो आज के हालात हैं उसको देख के तो हमें नहीं लग रहा है कि नहीं हम बच्चियों के लिए खास कुछ कर पाए हैं या हमारे कानून के वजह से किसी को इंसाफ मिल गया या उसके डर से किसी ने बच्ची के साथ क्राइम नहीं किया या उसको जान से नहीं मारा। सारी चीज़ें और बदतर से हुई है और गंदे तरीके से हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें यही लग रहा है कि नहीं, बहुत कुछ बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो जो हमारे देश में बच्चियों के साथ क्राइम हो रहे हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और सबसे दुख की बात है कि आज भी हम 12 साल बाद उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं और उस निराशा के साथ बात कर रहे हैं कि आज की हालात तो ऐसे है कि कहीं दूर दूर तक ये नहीं लग रहा है कि नहीं हमें या और किसी बच्ची को या माँ बाप को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 6-6 महीने 4-4 महीने तक मुजरिम ही पकड़ में नहीं आते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैंने सदन में 2 मुद्दे उठाए। सबसे पहले मैं विजय दिवस की याद में जितने भी शहीद सेना हुए थे उनको नमन करना चाहती थी और इंदिरा गांधी जी को याद करना चाहती थी जिनके नेतृत्व में हमने ये लड़ाई जीती। इसके साथ ही मैंने ये भी कहना चाहती थी कि आज बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और इस पर सरकार आवाज़ उठाए और बांग्लादेश से बात करे तथा उन्हें सुरक्षित रखे। दूसरा मुद्दा यह है कि आज सेना के मुख्यालय से एक तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। तो उन्होंने कहा कि बात करने देंगे। फिर मुझे एक मैसेज आया कि हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। तब तक सरकार को याद नहीं था शायद। फिर शायद उन्होंने निशिकांत दुबे जी को मौका दिया तो उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद मैंने बोला 2 मिनट के लिए और मैं सिर्फ 2 मुद्दे उठा रही थी। एक तो सबसे पहले तो मैं विजय दिवस की याद में जितने भी शहीद सैनिक थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको नमन करना चाहती थी, जनता को नमन करना चाहती थी। तो जो दृढ़ होकर सेना के साथ खड़ी रही, नेतृत्व के साथ खड़ी रही, और इंदिरा जी को भी याद करना चाहती थी जिनकी वजह से जिनके दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई हम लड़े और जीते।
तो इसके साथ साथ मैं दो चीज़ें कहना चाहती थी। पहला ये कि आज बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। जो लड़ाई हमने लड़ी थी उस समय, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? असूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का असूल, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने का असूल, मतलब अत्याचार के खिलाफ लड़ने का असूल, ये असूल थे। और यही असूल हैं जिसने भारत को महान बनाया है, और यही असूल हैं जिसके लिए हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उसी के लिए हम लड़ रहे थे। उस समय देश अकेला था, किसी ने समर्थन नहीं किया। इंदिरा जी पूरे विश्व में घूमी कि कुछ करिए, रोकिए इस अत्याचार को। कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारा देश खड़ा हुआ। इंदिरा जी खड़ी हुई, हमारी सेना खड़ी हुई, हमारी जनता खड़ी हुई। और मैं इस विषय में कहना चाह रही थी कि आज भी बांग्लादेश में आज अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हमारी सरकार आवाज़ उठाए, बांग्लादेश की सरकार से बात करे और उनको सुरक्षित रखने का काम करे। सबसे पहला मुद्दा ये था। इस समय संसद में संविधान को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं, जहां दोनों पक्ष के लोग संविधान को लेकर सदन में हंगामे कर रहे हैं। आज भी लोकसभा के बाद राज्यसभा में संविधान को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इस दौरान शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का मानना है कि वर्तमान की सरकार संविधान के साथ नहीं है। सरकार को संविधान विरोधी बताते हुए सांसद संजय राउत ने कहा कि आज राज्यसभा में संविधान के मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। राउत ने सरकार की भूमिका बताते हुए संविधान के संरक्षकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस समय देश के न्यायपालिका, संसद और भारत के चुनाव आयोग, राजभवन, जिन्हें संविधान का संरक्षक होना चाहिए, उनके द्वारा निभाई जा रही भूमिका और सत्तारूढ़ सरकार राष्ट्र के हित में नहीं है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में तो हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन आज संविधान के ऊपर चर्चा हो, डिबेट होगा। लोकसभा में चर्चा हो गई, अब राज्यसभा में चर्चा होगी। देश संविधान नहीं मान रहा है, जो सरकार है संविधान के खिलाफ काम कर रही है। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे राजभवन हो, चाहे संसद हो, जहाँ जहाँ संविधान की चौकीदारी होनी चाहिए, वहाँ संविधान के बारे में जो भूमिका सरकार ले रही है वो देश के हित में नहीं है। अगर ये सरकार 400 पार कर लेती तो आज संविधान में चर्चा का विषय अलग होता। अब संसद में चर्चा का विषय क्या होता? संविधान बदलना क्यों जरूरी है, उस पर डिबेट होता। लेकिन 400 पार को ब्रेक लग गया, इसलिए हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। देश की जनता का हम आभार मानते हैं कि आपने ब्रेक लगा दिया, लेकिन हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस देश की न्यायपालिका, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के दबाव में काम करती है, वहाँ संविधान खतरे में है। थैंक यू। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मौन व्रत आज 21वें दिन में प्रवेश कर गया है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अमरिंदर सिंह राजा, विधायक गुरप्रीत सिंह सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं का जगदीश सिंह का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। गत दिवस डीजीपी पंजाब गौरव यादव व केंद्रीय प्रतिनिधि मयंक मिश्रा जगजीत सिंह का हालचाल जानने व उन्हें मौन व्रत समाप्त करने, मेडिकल सेवा लेने के लिए अपील करने पहुंचे थे, जिसके 24 घंटे बाद भी केंद्र सरकार से किसानों की मांगों पर बातचीत करने के लिए कोई आमंत्रण नहीं मिला है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि डल्लेवाल साहब की सेहत बहुत नाजुक है। डल्लेवाल साहब ने 21 दिन से कुछ खाया नहीं है। डल्लेवाल साहब एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मैं देश की सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर डल्लेवाल साहब को कुछ हुआ तो फिर पंजाब रुकेगा नहीं, फिर देश के किसान रुकेंगे नहीं, फिर आपकी कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी। मैं ये धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते राय दे रहा हूं। जिस प्रकार से पंजाब के किसानों की और देश के किसानों की रोजाना भावनाएं, अब देश के लोग चिंतित हैं, अब पंजाब के लोग चिंतित हैं। मेरे को लगता था कि डल्लेवाल साहब 5-7 दिन के बाद सरकारें उनको मना लेंगी। मैंने भी उनको गुजारिश की, मैंने भी हाथ जोड़े कि आपकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरी एक जान कि देश के किसानों को राहत दिलवा सकती हुई तो मैं अपनी जान दूंगा। जान और उन्होंने कहा कि मेरा मरना तय है, ये ऊपर वाले ने समय तय कर रखा है, मैं मौत से नहीं डरता।
आंध्र प्रदेश के कड़पा में दिए गए जमीयत-ए-उलमाए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बयान इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। भारतीय संविधान संरक्षक एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में बोलते हुए मदनी ने अयोध्या को लेकर एक बड़ा दावा किया है। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में सरकार पर भी निशाना साधा है। अरशद मदनी ने कहा, ये लोग चाहते थे कि अयोध्या धर्म की राजधानी बने, लेकिन आज अयोध्या कोई नहीं आता जाता है। अरशद मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा सरकार को कमजोर दिखाते हुए कहा कि केंद्र सरकार 2 बैसाखियों पर, एक नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। मदनी ने दावा किया है कि राम मंदिर बाबरी मामले में मुस्लिम पक्ष की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में कोर्ट ने कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी, फिर कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला दे दिया, लेकिन कोर्ट के हिसाब से हम जीत गए हैं। मौलाना मदनी ने कहा है कि केंद्र सरकार 2 बैसाखियों पर खड़ी है। वहीं उन्होंने कहा है कि आज 5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ आए हुए, जो चंद्रबाबू नायडू को बताने के लिए काफी कि आंध्र प्रदेश का मुसलमान क्या चाहता है। उन्होंने आगे कहा है कि अयोध्या में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। साथ ही मदनी ने आगे कहा कि लोग चाहते थे कि अयोध्या धर्म की राजधानी बने, लेकिन आज अयोध्या कोई नहीं जाता है। अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर बोलते हुए कहा कि सारी मस्जिदों और कब्रिस्तान पर सरकार कब्जा कर लेगी। हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि देश के सारे मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए बीजेपी के मुसलमानों की जायदाद को आग लगाने वाले इस बिल की मुखालिफत की जाए। सभा के मंच से उन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से बिल की मुखालिफत करने का आग्रह किया है। जमीयत-उल-उलमा-ए-हिंद के पक्ष के बारे में बोलते हुए मदनी ने कहा है कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बात हो या फिर असम में मुसलमानों की शहरियत छीनने की, जमीयत इन बातों की मुखालिफत करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के झुग्गी झोपड़ी प्रवास पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि सच्चाई यह है कि बीजेपी को गरीबों से नफरत है। दिल्ली के सीएम आतिशी के मुताबिक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का झुग्गी झोपड़ी प्रवास वहां रहने वालों के साथ धोखा है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बीजेपी झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ षड्यंत्र कर रही है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में जा रहे हैं, लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि वो दिल्ली की झुग्गी वालों की चिंता करते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में रहने वाले अपने भाइयों और बहनों से ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के इस दिखावे में मत आइएगा। भारतीय जनता पार्टी जो आज ड्रामा कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई झुग्गी वालों को लेकर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिस झुग्गी में भी भारतीय जनता पार्टी वाले जाते हैं, कभी सम्मान यात्रा के नाम से, कभी रात्रि प्रवास के नाम से, जिस झुग्गी में वो रात बिताते हैं, उसी झुग्गी को कुछ महीने बाद तोड़ने आ जाते हैं। इसके सैकड़ों उदाहरण दिल्ली के अलग अलग हिस्से में हमें मिले हैं। सुंदर नर्सरी की झुग्गी में भारतीय जनता पार्टी वाले इसी तरह रात्रि प्रवास करने आए। उन्होंने वहां पे खाना खाया, वहां के बच्चों के साथ लूडो खेलते हुए, कैरम खेलते हुए फोटो खिंचाई, अपने सोशल मीडिया पर डाली, और उसी के 3 महीने बाद कड़ाके की सर्दी में कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेके सुंदर नगरी की झुग्गियों को तोड़ डाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा में संभल हिंसा को लेकर चर्चा चल रही है। विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर हिंसा की घटनाओं को लेकर निशाना साधा और चर्चा की मांग की। संभल के विधायक इकबाल महबूब ने विधानसभा में संभल हिंसा का मुद्दा उठाते हुए आज कहा कि बीते 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे शांतिपूर्वक हो गया था। समाजवादी पार्टी के विधायकों और एमएलसी ने सत्र शुरू होने से पहले संभल हिंसा को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। संभल के मुद्दे को लेकर योगी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विपक्ष के पास नारेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैंने 311 में हमने एक सूचना दी थी जो संभल और बहराइच के संदर्भ में है। मेरा आपसे आग्रह है कि सारे नियमों को शिथिल करके प्राथमिकता से इसको आप स्वीकार कर लें और इस पर चर्चा करा दें। ये मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है, क्योंकि अब आपने इस
कुर्सी को सुशोभित किया और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो इस नाते से मेरा आपसे निवेदन है कि ये नियम 311 में कैसे आती है, जरा इसको आप बता देंगे तो मैं उसमें सुन लूँगा। अगर नहीं आती तो फिर 311 में भी नहीं सुनूंगा, 56 में भी नहीं सुनूंगा। आप बताओ प्लीज़। कानून वाला नहीं है अभी नई नियमावली आपके सामने होगी। नहीं मान्यवर, ये महत्वपूर्ण था इसलिए 311 में दिया गया था। मैंने कल भी ये बात प्राथमिकता से इसको ले लिया जाए। आज पूरे सूबे में, मैंने कल भी प्रदेश में और देश में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। और अगर हम विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो हम अपने कर्तव्यों से च्युत माने जाएंगे। मैंने विषय को सुसंगत नियमों के अंतर्गत विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं, विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं आदरणीय मोदी जी, विधानसभा में कोई भी ऐसा विषय नहीं उठता जो महत्वपूर्ण ना हो। विधानसभा के पास ना तो उत्तर प्रदेश स्थित संभल में 46 साल बाद मंदिर मिलने की घटनाओं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने संभल की घटना पर कहा, इस तरह की ड्राइव आप भारत में कहीं भी कर दे, आपको मंदिर मिल जाएगा। हमें इतिहास में नहीं भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि कोई सच नहीं दबा सकता और सच सच होता है, लेकिन हमें भविष्य की बात करनी चाहिए। क्या आज गंगा साफ है? कुंभ व्यापार की जगह नहीं होनी चाहिए। आज कुंभ में भी हमारे साधु संतों को सम्मान नहीं मिल रहा है। संभल में जिस तरह से इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुआ है, क्या कहना है सर? इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, देश में अच्छी सड़कें बने। उत्तर प्रदेश की जो खोजने की बात आप कह रहे हैं, इंक्रोचमेंट ड्राइव हटाने की बात कर रहे हैं, मैंने विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी और लोकसभा में भी और पहले भाषण में भी मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका दिया, आप बताइए, अगर एक भी एक्सप्रेस वे के लिए उत्तर प्रदेश को बजट मिला हो, बताइए आप मुझे। आप एक में से, कैमरा कोई झूठ नहीं बोल सकता, कैमरा जो मैं बोल रहा हूं वो कैमरे से जा रहा है। आप और हम थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। एक भी एक्सप्रेस वे के लिए बजट दिया हो भारत सरकार ने, बिजली का अगर एक भी बजट बढ़ाया हो, जो थर्मल प्लांट्स हैं यूपी में, आज बिजली महंगी होती चली जा रही है और जिस तरह के फैसले सरकार ले रही है कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आप देखिएगा देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में बिकेगी। जब महंगी बिजली होगी, क्या व्यापार या कारखाने, उद्योग लगाने वाले क्या कंपटीशन कर पाएंगे? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बयान जारी कर प्रदेश भर में भोपाल पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन द्वारा किए जा रहे बैरिकेडिंग के खिलाफ अपनी चिंता जाहिर की। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहती है और उनकी पार्टी का उद्देश्य सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाना है। ऐसा है, एक साल बेमिसाल कर्ज में, एक साल बेमिसाल क्राइम में, एक साल बेमिसाल कमीशन में, एक साल बेमिसाल बेटियों के बलात्कार में, एक साल बेमिसाल किसानों के और संकल्प पत्र के वादों के साथ धोखे में, और एक साल बेमिसाल मध्य प्रदेश के पर्ची के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से गर्त में युवाओं के भविष्य को ले गए उसमें। तो हमारा, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था उस दिन एक संकल्प पत्र मेरे हाथ में था। वो संकल्प पत्र मैंने कहा था कि हमें 5 साल इसको हाथ में रखना है। हम विपक्ष का ईमानदारी से अपना दायित्व निभाना चाहते हैं। बीजेपी को मजबूर करें कि ये संकल्प पत्र जिसमें वादे किए थे 2700 गेहूं के, 3100 धान के, 6000 सोयाबीन के, 3000 बहनों के, ये पूरा करें, अन्यथा हम इनके खिलाफ सड़क पे रहेंगे। 1 साल आज हुआ है। मोहन यादव जी 14 दिसंबर को उन्होंने शपथ लिया था, आज 16 दिसंबर है। हम ईमानदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सरकार चले, मध्य प्रदेश उन्नत हो, मोहन यादव ही मुख्यमंत्री रहे, पर वादे निभाओ, वचन पत्र पूरा करो। जो संकल्प लिया था उसको भूलो मत। संकल्प लेके वोट लेना और फिर सबको गुमराह करना, हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, ये कांग्रेस पार्टी का दायित्व है। इससे प्रदेश को निजात दिलाए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक कोचिंग संस्था में गैस लीक के बाद कई छात्र बेहोश हो गए थे।
अब इस मामले में ग्रेटर मेयर सुमैया गुर्जर ने कार्रवाई की है। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। निगम की टीम हादसा कैसे हुआ इसकी जांच कर रही है। कोचिंग सेंटर में कई खामियां निगम की टीम को मिली है। मामला गोपालपुरा इलाके के रिद्धि सीधी चौराहे का है। ये कल मेरी नॉलेज में कल आया। निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो है अब स्वस्थ है, वो उनको हॉस्पिटलाइजेशन कराया गया, वहाँ ठीक है। लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ वो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कहीं भी स्वास्थ्य से हम कोई भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हम सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से, चाहे कोचिंग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, उनमें हमारे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। लेकिन जो घटना हुई है उस घटना की हम समीक्षा और जांच कर रहे हैं। एक कमेटी बना के निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे। जो भी कमी खामी रही है, जो भी गलती हुई है, उसके बारे में जो भी निर्दोष उसमें पाए जाएंगे या गलती होगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इजराइल ने उत्तरी पश्चिम सीरिया के टार्टस शहर पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले किए हैं। इस हमले के कारण पूरे इलाके में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिएक्टर स्केल से 3 मापी गई है। जोरदार धमाके से मशरूम के आकार का आग का गोला उठा, जिससे इलाके में भारी तबाही हुई। यह हमला उस क्षेत्र में हुआ जहां रूस की नौसेना का बेस मौजूद है, जो इस घटना को और भी संवेदनशील बनाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने सीरियाई सेना के हथियार और विस्फोटक गोदामों को निशाना बनाया। इजराइल के हमलों में सतह से मार करने वाली मिसाइलों के भंडार और एयर डिफेंस यूनिट को तबाह कर दिया गया है। इस क्षेत्र में 2012 के बाद ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इजराइल का ये हमला सीरियाई तटीय इलाकों तक सीमित नहीं रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दमिश्क, होम्स, डेरा सोएदा और कलमौन पहाड़ों में बने हथियार डिपो पर भी हमला किया गया है। हमले के दौरान करीब 30 मिनट तक जोरदार धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। इजरायली युद्धक विमानों ने तटीय क्षेत्रों के अलावा दिलाजौर के सैन्य हवाई अड्डों और दमिश्क के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई ठिकानों पर बमबारी की है। इससे पहले रविवार को इजरायली सेना ने हामा हवाई अड्डे और आसपास के गोदामों को भी निशाना बनाया था। इजरायली सेना ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निगरानी किए जा रहे बफर जोन में प्रवेश किया है, जो गोलान हाइट्स पर इजरायली और सीरियाई बलों को अलग करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस कार्रवाई को 1974 के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बताया है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए हयात तहरीर अल शाम के नेता अहमद अल शरा ने इजराइल की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि इजराइल अब इन हमलों को उचित नहीं ठहरा सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सीरिया फिलहाल किसी नए संघर्ष में फंसना नहीं चाहता है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।